नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने इस चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम घटना चक्र सीरीज शुरुआत किए हैं। अभी पहले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके काल विभाजन के बारे में पढ़ाया था। आज हम शुरू करेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो ये क्या कहते हैं, घटना चक्र सीरीज से हम ये पढ़ा रहे हैं। घटना चक्र की पूरी पुस्तक मैं आपको पढ़ाऊंगी और शुरू से लेके आखिरी तक क्रम वाइज प्रीवियस ईयर्स में 8 से 10 साल तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन की व्याख्या यहाँ पे की गई है। और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ये घटना चक्र। जिसके पास है वो बुक से देख सकता है, पर जिसके पास नहीं है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो ये क्लास देख सकता है। निःशुल्क क्लास है, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि जो थोड़ा-सा ज्ञान मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो समय ना गँवाते हुए शुरू करते हैं। आज घटना चक्र सीरीज़ से शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। घटना चक्र हिंदी सीरीज़ है। तो जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी या डी ट्रिपल एसपी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पीजीटी परीक्षा ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया है उसके लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से, जिसे विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा गया। कौन सी पद्धति के? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वैज्ञानिक ढंग से। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। देखिए, पीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग मिस मत करिए और क्लास को करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो आपका ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इनके बारे में देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। मतलब हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने जो प्रारंभिक काल का कई तरीकों से वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। किसको? प्रारंभिक काल को। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? जैसे देखो, किस विद्वान ने हिंदी से प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा भी वीर गाथा काल को और कौन कौन से नाम से जाना गया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने वीर गाथा काल को चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा, गणपत चंद्रगुप्त ने वीर गाथा काल को प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल ही कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने वीरगाथा काल को सिद्ध सामंत काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा तथा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने वीरगाथा काल को आधार काल कहा। तो ये 10 नाम जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीरगाथा काल को कई विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से उसका वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है। ये सारे आपको याद होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आदिकाल को आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने कहा, आधार काल। और वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे देखते हैं, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? तो हमने ऊपर देखा था कि ऊपर देखा था वीर गाथा काल को चारण काल नाम दिया गया। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन करने वाली बात है कि आदिकाल को चारण काल इनमें से किसी साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा, तो आपको जब पता होना चाहिए कि वीर गाथा काल को ही आदिकाल कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। आगे का क्वेश्चन है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। बीज वपन काल मिश्रबंधु ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय ने, संधिकार चारण काल रामकुमार वर्मा ने, और या वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें देखिए बी सही है, सी सही है, डी सही है, और जो गलत है वो ऑप्शन ए है। बीज वपन काल मिश्रबंधु ने नहीं कहा, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है और पहला ए ऑप्शन गलत है। आगे का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। देखिए एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल कहा। किसमें? हिंदी साहित्य का अतीत में कहा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने दिया? अभी हमने ऊपर देखा था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी। और ये टीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए काफ़ी साल 8 से 10 साल पहले तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसपी, जीआईसी की परीक्षाओं में, ये आपके यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। अब हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अब आदिकाल को वीरगाथा काल किसने दिया? फिर देखिए क्वेश्चन फिर कब पूछा गया, टीजीटी परीक्षा 2009 में आया, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। उन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है, जो इस प्रकार है। दोहरा नामकरण अपनाया है, जैसे उन्होंने आदिकाल को या वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल कहा गया, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया, और आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहा गया। तो क्लियर हुआ। आगे का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम इनके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब है क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, देखिए 2009 में और पीजीटी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन ए सही है। आगे का प्रश्न है, फिर देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में फिर रिपीटेड क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 3 से 4 बार, ये 5 बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए फिर टीजीटी परीक्षा 2001 में भी यही क्वेश्चन आया। तो सिद्ध सामंत काल आपको याद रखना जरूरी है कि राहुल सांकृत्यायन थे विद्वान। आगे का प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा गया, नाम दिया। जिस देखिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2013 दोनों में ही एक प्रश्न पूछा गया है, और पीजीटी परीक्षा 2005 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो सबको पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? देखिए वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल,
ये सारे नाम आदिकाल का है, लेकिन जो गद्य काल है वो आदिकाल का नहीं है, क्योंकि गद्य काल जो है वो आधुनिक काल को कहा गया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, तो आपको पता होना चाहिए गणपत चंद्र गुप्त का है। तो उसमें उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। अब इस चारों ऑप्शन में से गणपत चंद्र गुप्त का नाम नहीं है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक जो उत्तर कुंजी उन्होंने पारित की थी उसमें इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, मतलब मिश्र बंधु को बता दिया है। लेकिन बाद में इसको क्या किया, इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं था, आंसर सही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का मूल्यांकन नहीं हुआ था। और मिश्र बंधु जो है वो आदिकाल को आरंभिक काल कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त है। आगे है गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? कौन सा विद्वान मानता है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है? तो आपका ऑप्शन डी है पीताम्बर दत्त भड़तवाल मानते हैं कि गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। ऑप्शन डी सही है। आगे का प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ इतिहासकार है सूची 1 में और दूसरे में नामकरण है। आपको बताना है कि कौन से इतिहासकार ने कौन सा नामकरण दिया। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल है तो उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। राहुल संकत्याय ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? देखिए, पहला का 2 है, दूसरा का आपका 4 है, तीसरा का आपका 3 है और मिश्र बंधु चौथा का आपका 1 है। तो आगे का प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करते हैं? तो कौन है? आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है। अब इसके बारे में कुछ व्याख्या देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया। गद्य का आविर्भाव विक्रम संवत 1900 से 1925 तक और आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो प्रथम उत्थान है वो विक्रम संवत 1925 से 1950 और गद्य साहित्य का प्रसार का द्वितीय उत्थान जो है वो विक्रम संवत 1950 से 1975 तक और गद्य साहित्य की वर्तमान गति जो तृतीय उत्थान कहा गया है वो विक्रम संवत 1975 से आज तक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य जो है उसका प्रथम उत्थान, तो समय याद होना चाहिए 1925-1950, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 और तृतीय उत्थान कब है 1975 से आज तक। तो क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 23, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। ऑप्शन ए आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड सन 693 और 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों यानी संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित हुआ। मतलब 7 प्रकरण जो थे संधि, चारण, भक्तिकाल को किसमें उन्होंने अनुक्रमणिका को
में विभक्त किया, तो भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित किया उन्होंने। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानते हैं। तो इसकी पूरी व्याख्या है, ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है, ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं कि प्रकृति भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्रकृति का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। ये याद रखना चाहिए, जरूरी है कि पाली का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुंची है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी। प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ। जो प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्व कहाँ से प्राप्त हुआ? पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्रकृति का प्रधान है। मतलब महाराष्ट्रीय प्रकृति का प्रधान रूप है जो प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्व प्राप्त करता है। आगे है प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? आपका ऑप्शन सी सही है, भारतेश्वर, बाहुबली, रास जो है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। और इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं कि अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास है जो 1184 ईस्वी है इसका प्रकाशन। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। और किन्होंने माना? मुनि जिन विजय ने। इनकी रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। किसकी? भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। अब शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरितरास की भी रचना की। तो ये दोनों रचनाएं याद होनी चाहिए, एक आपका भरतेश्वर बाहुबली रास है और दूसरा पंच पांडव चरितरास है जो शालिभद्र सूरी ने की थी इसकी रचना। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। कितने? 43 छंद। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपत विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया कि दलपत विजय ही खुमान रासों का कवि है। कौन है खुमान रासों का कवि? दलपत विजय। ढोला मारू रदूहा के कवि कौन है? कल्लोल है। ढोला मारू रदूहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध और मौखिक परंपरा में सुना गाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्लियर हुआ और इसके बारे में हमने व्याख्या भी देखी, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। आगे है प्रश्न संख्या 26, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में कि अपभ्रंश प्रभावित रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है और इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित रचना भी लिखी है। आगे है शालभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो चारों में से आपको पता होना चाहिए कि भरतेश्वर बाहुबली रास शालभद्र सूरी की रचना है। आगे है पंच पांडव चरितरास किसकी है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि शालभद्र सूरी की है, ऑप्शन ए सही है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 29, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है, ढोला मारूरा दूहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा का। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन था। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं कि ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहा घड़ा पुराड़ा अच्छई पंक्ति इनकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। दूहा घड़ा पुराना अच्छई किस 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 रचना की पंक्तियां हैं? तो ढोला मारूरा दूहा का। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल रायवाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार किया। तो इसके बारे में कुछ व्याख्या है। और आज आपका अंतिम आखिरी प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पतंजलि, ऑप्शन सी सही होता है
कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया। ये क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकर पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपके लेवल पे क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं, अगर इसको आप नोट डाउन करते हुए भी चल सकते हैं या प्रिंट आउट इसका निकाल लेंगे। मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप प्लेलिस्ट में डाल के वीडियो और भी देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी की तैयारी से लेकर काफ़ी वीडियो मैंने डाला है। और ये अभी शुरुआत हो रही है घटना चक्र सीरीज हिंदी से, हमने सीरीज शुरू की है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।